हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव में भाग 2 जिंगालू आया है, जिसमें बर्फ़ की चिता का क्या हो वर्जन है। तो अगर जो है उस कॉमिक्स को अगर आपने समझना है तो पहले ये कॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये पेश करते हैं शानदार कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की बर्फ़ की चिता। ये देख सकते हैं ऐसा कवर पृष्ठ। जिंगालू सुपर कमांडो ध्रुव। बर्फ़ की चिता। पर्वतराज हिमालय की वादियों में बर्फीली वादियां अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए हैं। पहाड़ियां गांवों की ठंडी रातों में अलाव के इर्द गिर्द बैठे गांव वाले भी जब भी इन रहस्यों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है मानव यति का। हर किस्से की शुरुआत एक ही वाक्य से होती है। शक्तिशाली यति को देखने का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, एक निश्चित मौत, और मरने वाले को मिलती है बर्फ की चिता। जिंगालो सुपर कमांडो ध्रुव। चिनार गुल बांध भारतीय इंजीनियर की कुशलता का सबसे पक्का सबूत है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर बना यह बांध लगभग पूरे उत्तरी क्षेत्र को बिजली सप्लाई करता है। इसी कारण इस पर हर समय कड़ा पहरा रहता है। क्योंकि इसके नष्ट होने का मतलब है पूरे क्षेत्र का कड़ा 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 विनाश, भड़ाम और तबाही। अचानक एक दिन बांध का पानी दीवारों के ऊपर बहने लगा। आसपास के नगरों में भयंकर बाढ़ आ गई। सरकार तुरंत हरकत में आ गई। बाढ़ पीड़ितों की सारी सुविधाएं पहुंचा दी गई हैं। सर पर हुआ ऐसा हुआ कैसे? 13,000 फुट की ऊंचाई पर बाढ़ सोचना भी मुश्किल है। मैदानी इलाके की हालत भी खराब है सर। सभी नदियों में से पानी खतरे के निशान को पार करता करने ही वाला है। जाहिर है कि पहाड़ी इलाकों का सारा पानी समुद्र इलाकों की तरफ बढ़ेगा ही। तभी सर मौसम विभाग का एक और आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई अभी आई है। उनके अनुसार हिमालय को बर्फ़ का एक बड़ा भाग अचानक पिघल गया। यह बांध पानी की मात्रा में अचानक बढ़ोतरी पर टूटा है। परंतु इतनी बर्फ़ अचानक पिघली कैसे, इस बारे में इनको अब तक कुछ भी पता नहीं लगाया गया है। इस वक्त मेरा स्पेस कंट्रोल सेंटर सर इन सेट में भेजा गया चित्र दो इसमें चमक कैसे पैदा कर रहा है। ओ माय गॉड, यह तो किसी विस्फोट की चमक लगती है। इस तरह रक्षा मंत्रालय इस मामले की चपेट में आ गया। इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से हमें कोई बड़ी उल्का है जो हिमालय पर जा गिरी है। रक्षा मंत्रालय के शब्दकोश में ख्याल शब्द होता ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे टेलीस्कोप उन उल्का को अवश्य देख लेते हैं। तो अब हम क्या कदम उठाना चाहिए? हमारा सबसे पहला काम उस स्थान में जाकर छानबीन करना है जहाँ से बर्फ़ पिघली है। दूसरा काम कारण पता लगा के इस विपत्ति को आगे बढ़ने से रोकना है। इसके लिए तो हमको पूरी स्पेशल फोर्स वहाँ तुरंत भेजनी चाहिए, जिनको बर्फीले इलाकों में युद्ध की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। यही है ना? हाँ, एकदम यही। लेकिन हमारे ऐसे सभी जवान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हैं और ख़राब मौसम के कारण अगले 2 दिनों तक वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। आई नो दैट। लेकिन इस वक्त हमको हेलीकॉप्टर से वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जिसका शरीर भी उतना शक्तिशाली हो जितना दिमाग का तेज, यानी जो हमारे जवानों के वहाँ पहुँचने तक परिस्थितियों को काबू में रख सके। ऐसा शख्स तो मेरी नज़र में सिर्फ एक ही है, सुपर कमांडो ध्रुव, कमांडो फोर्स का कैप्टन। लेकिन इसके बारे में तो मैंने कभी सुना है, मैं तो कुछ से भी सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन कभी किसी फौजी अभियान पर नहीं गया है। मुझे शक है कि यह उस लड़के के बूते की बात होगी। उस लड़के की गारंटी मैं लेता हूँ सर। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ कमांडर। अगर तुम समझते हो कि ध्रुव इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर आईजी राजन के घर पर तुमको अपने साथ कुछ भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है ध्रुव। हम तुमको उस स्थान पर आसपास ही कहीं उतार देंगे। वहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में हमारी सेना का एक गुप्तवार्ताकालीन डिपो है। वहाँ पर तुमको ट्रांसमीटर पर निर्देश देकर हम वहाँ पहुँचा देंगे। इस आपातकालीन डिपो में तुमको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। हथियार, गोलियाँ, दवाएँ, डिब्बे, खाद्य सामग्री वगैरह, ये सब वहाँ तैनात होगा। ठीक है सर। तो मैं हिमालयों की कड़कड़ाती ठंड का सामना करने के लिए कुछ गर्म कपड़े ले लूँ फिर मैं? गर्म कपड़े 20वीं सदी की चीज़ें हैं भैया। तुम 21वीं सदी के अत्याधुनिक साधनों से ठंड का सामना करो। श्वेता, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम लोगों की बातें सुन रही थी। यह देखो भैया, मेरा लेटेस्ट आविष्कार। इस यंत्र को तुम अपनी बेल्ट पर चिपका लेना। यह तुम्हारे बदन में लगी हवा की परत को हमेशा बदन के तापमान पर रखेगा और तुमको हिमालय की बर्फ़ पर भी ऐसा लगेगा मानो बगीचे की घास में घूम रहे हो। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मेरी बहन एकदम जीनियस है। वह तो मैं खुद देख ही रहा हूँ। नाउ यू आर रेडी? एकदम सर। तो आओ, एक एक सेकंड कीमती है। जी हाँ, यहीं से जो है ध्रुव जो है वो यंत्र मिला था जिससे वो ठंडी जगहों पे भी चल सकता था आराम से। और सिर्फ 45 मिनट बाद ही कमांडर वर्मा ने मुझ पर जितना भरोसा दिखाया है उतना मैंने आज तक किसी फौजी पर नहीं दिखाया ध्रुव।
ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने उन पर? कुछ खास नहीं, लगभग 2 महीने पहले 6 गुंडों के एक खतरनाक गैंग ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था। तब मैंने उस गुंडों को जंगल छुड़ाया था। आज उन्होंने जिस भरोसे से मुझे उस अभियान पर भेजा है, मैं उस भरोसे को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा, और ना ही किसी की भी ताकत को अपने देश का एक भी तिनका नष्ट करने दूंगा। हमारे सेंसरों के मुताबिक विस्फोटक वाला स्थान है इसी 10 किलोमीटर के घेरे में कहीं मौजूद है। मेरा ख्याल है कि तुमको मैं यहीं उतार दूं। हमारी फौजें यहाँ पर 2 दिन के अंदर पहुँच जाएंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू कैप्टन। और इस तरह शुरू हुआ ध्रुव की किस्मत का वह सफ़र जिसकी आखिरी मंजिल थी एक ठंडी मौत। विस्फोट वाला स्थान ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, होना चाहिए। अगर मैं इस पिघले पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ूँ तो जल्दी उस स्थान तक पहुँच जाऊँगा। ध्रुव तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती बर्फ़ पे क्रमशः दूर होती गई और बर्फ़ से ढकी गई सिर्फ एक पैर जोड़ी के निशान, और फिर धीरे धीरे वे निशान भी मिटने लगे और बर्फ़ के 2 नए विशालकाय पैरों के निशान उभरने लगे। और उस बर्फीले वीराने में ध्रुव अब अकेला नहीं था। वह रही वह जगह पानी की उस विशाल चट्टान के नीचे से आ रही है और उस के अंदर घुसने की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि यह किसी उल्का के गिरने से नहीं हुआ है। इसमें खोज रिपोर्ट तक भेजना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव के एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर बाहर निकाला। हेलो हेलो X70NP हियर, आप मुझे सुन रहे हैं? ओवर। यस X07 हियर, हम सुन रहे हैं। ध्रुव बोलो। ओवर सर, चट्टान, एक विशाल चट्टान के नीचे आओ। पानी बहुत गर्म है सर। गर्म है? यहाँ शायद कोई सोया हुआ ज्वालामुखी है जो अब फटने। ध्रुव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। कड़ाक कर्र पिट पिट कर्र। यह तो यति लग रहा है हिमालय की दंत कथाओं का रहस्यमय हिम मानव। आश्चर्यजनक। ध्रुव एक क्षण के लिए एक पलक झपकाना तक भूल गया और उसी क्षण उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। ठाक। आहा, ये मुझ पर हमला क्यों कर रहा है? शायद ये मुझे अपने दुश्मन समझ रहा है, पर क्यों? धाड़। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह किसी तरह से बर्फ़ को पिघला रहा हो? भाड़। अगर ऐसा है तो मुझे इसे रोकने के लिए किस तरह से मुझे रोकना होगा। अगले पल ध्रुव तेजी एक तरफ भागा। तब तक जमीन पर गिरा यति उठकर ध्रुव के पीछे भागता। ध्रुव उसकी आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन नरम बर्फ से ढकी सतह पर भागते पैरों के निशान पहले की तरह मौजूद थे। उसका पीछा करना ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन ध्रुव को पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। रस्सी खिंची और यति एक बार फिर नीचे आ गिरा, और इस बार यति उठ नहीं पाया क्योंकि रस्सी का दूसरा छोर ध्रुव को बिजली की तेजी से लपका और यति एक मजबूत रस्सी में कैद हो चुका था, लेकिन सिर्फ क्षण भर के लिए। या और इस बार होनी टल नहीं सकी। यति के हाथ घूमे और ध्रुव का शरीर हजारों फीट नीचे गहरी खाई में नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन रस्सी का एक टुकड़ा अभी तक ध्रुव के हाथ में ही था। यह उभरी हुई चट्टान, अब यही मेरी एकमात्र आशा है। इतना सारा ध्रुव के लिए काफ़ी था। वाह भगवान, आज तो तूने ही बचा लिया। कांपते कदमों से ध्रुव एक एक इंच करके ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसकी नज़र जिस दृश्य पर पड़ी वह उसके लिए कतई तैयार नहीं था। यह क्या है? ये दोनों अचानक कहाँ से आ गए? ऐसी तो कोई भी चीज़ मैंने धरती पर पहले कभी नहीं देखी, फोटो तक में नहीं। लेकिन ये दोनों अजीबोगरीब प्राणी यति को घेर रहे हैं। इनके इरादे नेक नहीं हैं। यानी इस वक्त मेरा पहला कर्तव्य है इस दुर्लभ जाति के प्राणी यति को बचाना, और जब तक यति इन प्राणियों को देख पाता तब तक वह घिर चुका था। भागने या बचने के रास्ते बंद हो चुके थे। धाड़। लेकिन यति बिना लड़े हार मानने वाला नहीं था। इन दोनों प्राणियों के लिए यति एक शक्तिशाली पशु ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके हाथ से पिस्तौल नुमा हथियार से एक लपट निकली और आसपास का पूरा वातावरण आश्चर्य रूप से गर्म हो गया। यति गर्मी सहने का बिल्कुल आदी नहीं था। अब यति बेबस था। दोनों प्राणी यति की तरफ बढ़े। यही मौका है। और ध्रुव उन दोनों की तरफ। दोनों प्राणी ध्रुव की मौजूदगी से अनजान थे और ध्रुव ने उसका फ़ायदा उठाया। ठाक। चीख सुनकर दूसरा प्राणी ध्रुव की तरफ पलटा और उसका हथियार ध्रुव की ओर तना, लेकिन ध्रुव ज़्यादा तेज था और ध्रुव ने उसको संभलने का मौका ही नहीं दिया। धाड़। वे प्राणी उसकी तरफ तैयार नहीं थे। भागे। चुआ। ध्रुव उनके पीछे लपका, लेकिन तभी प्राणी का हाथ घुमा और ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। तड़ाक। अब पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव की आंखें खुली और उसका एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो बेटे? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम ध्रुव है, पर मैं हूँ कहाँ पर? तुम दोस्तों के बीच में हो बेटे। मैं यहाँ का सरदार हूँ। मेरे बेटे चिंगालू को बचाकर तुमने अपने दोस्त होने का पूरा सबूत दे दिया है, पर आप लोग कौन हैं? हमारी भाषा कैसे जानते हैं? हम लोगों को तुम
लोग यति कहते हो, हेम मानव यति। तुम्हारी भाषा में हमने उन ऋषि सन्यासी सीखी है जो तपस्या करके हिमालय पर आते हैं। हम लोगों को सभ्यता की सीख तुम्हारे देश से ही मिली है। यदि ऐसा है तो हमारे देश के प्रति आदर भाव रखने की बजाय आप लोग उसके नष्ट करने पर क्यों तुले हैं? अगर भारतवासियों को आप दोस्त मानते हैं तो फिर जिंगालों ने मुझ पर हमला क्यों किया? बस लड़के, अगर तुम भारतवासी ना होते तो तब तक मैं तुम्हारी जवान के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। जिंगालों ने तुमको पीछे से ट्रांसमीटर बोलते सुना और जासूस समझकर तुम पर हमला कर दिया, समझे? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है ये सब? कौन क्या कर रहा है? कुछ समझ नहीं आया, साफ साफ बोलो। ध्रुव ने संक्षेप में पूरी कहानी यतिराज को सुना दी। तो यह बात है, मुझे भी इस विषय में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। समस्या तो वाकई गंभीर है, लेकिन यह जीवोगरी प्राणी कौन है यह तो मुझे भी नहीं पता। उनको पहली बार शायद तुम दोनों ने ही देखा है। तो फिर इस विनाश लीला के पीछे अवश्य उनका हाथ है। उनके हाथ तेज गर्मी पैदा करने वाले हथियार इस बात का पर्याप्त सबूत हैं कि उनके पास बर्फ़ की तेजी से पिघलाने की क्षमता है। अब मेरा पहला काम उन प्राणियों को ढूंढना है और यह काम मुझको आज और अभी करना है। बर्फ़ अभी भी तेज़ी से पिघल रही है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं जिंगालू, मेरे साथ जाने से तुम फिर से खतरे में पड़ जाओगे। हाँ बेटा, ध्रुव ठीक कह रहा है। वे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी भी हो सकते हैं और पहली मुलाकात में पता चल चुका है वे प्राणी हम लोगों की प्रजाति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त ध्रुव का अकेला जाना ही ठीक है। अगर ये शाम तक वापस ना आया तो हम इसकी तलाश में अवश्य आएंगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं ध्रुव। जैसे ही ध्रुव बाहर निकला, आपने मुझे उसके साथ जाने क्यों नहीं दिया पिताजी? देखो बेटे, हम यति अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हम भारी दुनिया से छुप कर रहते आए हैं। अगर हम इन पचड़ों में पड़े तो दुनिया को हमारा पता लगते देर नहीं लगेगी और फिर हमारा क्या हाल होगा यह तुम खुद ही समझ लो। यतियों का सरदार होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ऐसा कभी ना होने दूँ। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी खोजबीन में व्यस्त था। मुझे पूरा विश्वास है कि सारी समस्या की जड़ यह विशालकाय चट्टान है जिसके नीचे उसे उबलता पानी आ रहा है। पर इस आगे बहने से कैसे रोका जाए? कोई तो रास्ता होना चाहिए। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। 5 मिनट बाद ध्रुव के पास एक हथियार था। यह रही उन प्राणियों की पिस्तौल जो लड़ाई में एक प्राणी के हाथ से गिर गई थी। अब मैं एक ही हथियार से तीनों उनको मात दे दूंगा। यह जगह हंगामा शुरू करने के लिए सबसे अच्छी है। 1 2 3। हथियार का टेक दबा, सर्र, और चारों तरफ की सर्द हवा पल भर में लू में बदल गई और सतह की बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगी। और बर्फ़ में जकड़ी चट्टानें अपना आधार खोलकर लुढ़कने लगी। ध्रुव ने एक ही वार से नीचे बहती उबलती नदी का रास्ता रोक दिया। पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। पानी वापस अंदर आ रहा है। स्विच बंद करो। एक बटन दबाओ। पानी का भाव धीरे धीरे बंद हो गया। अभी तो पानी सिर से ऊपर हो रहा है। अबे कभी कहाँ, अभी तो पानी सिर्फ घुटनों तक गया है। अगर बात समझ में ना आए तो चोंच बंद कर रखा करो। मेरा मतलब है बात हद से बढ़ गई है। अब बस लड़के को काबू में करना होगा। ध्रुव बेखबर नीचे गिरे पत्थरों को ध्यान से देख रहा था और उसके चारों का शिकंजा कसता जा रहा था। उधर जिंगालू का मन बेचैन था। मैंने तो ध्रुव को मार ही डाला था, फिर भी उसने अपने आप को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। अगर मैं उस वक्त उसकी कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, धिक्कार है मुझ पर। अगर ध्रुव को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अचानक तभी, यह कौन है? पिताजी तो कभी किसी भी यति को शाम से बाहर निकलने से मना किया है। यह जा भी उधर रहा है जिधर ध्रुव गया था। इसके छुप छुपा जाने अंदाज से पता लगता है इसके इरादे नेक नहीं है। इसका पीछा करके देखना होगा यह आखिर जा कर रहा है। इधर ध्रुव 3 प्राणियों के बीच में घिरा था और सबके हाथों में वही पुराने हथियार थे। ध्रुव ने पुरानी चाल एक बार फिर आजमाई चाहिए, लेकिन क्लिक, इस हथियार की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। इस वक्त ये मेरी हत्या करने में भी नहीं हिचकेंगे, लेकिन ताड़, यही पक्का है कि इस हथियार का प्रयोग अपने ही साथी पर नहीं करेंगे और इस बीच में अपना काम कर लूँगा। ध्रुव का निशाना चूक था। बाकी दोनों प्राणियों के हथियार गहरी खाई में जा गिरे। अब मुकाबला 3 में से 1 का था। ध्रुव की नज़र में यह मुकाबला बराबर का था। अब मैं जो कुछ करूँगा उसके लिए मुझे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। ये तो गया। इतनी देर में इसके दोनों साथी मेरे पास आ पहुँचे हैं। अच्छा हुआ, वरना मुझे चलकर इनके पास जाना पता। आहा, ताड़ धाड़। ये गया नंबर 2। धम। गुस्से से भरे ध्रुव के हर बार बुलडोजर की सी ताकत से भरे हुए थे। अब नंबर 3 की खबर लूँ। पहले इनको अच्छी तरह से पीट कर इनका अपना गुस्सा निकाल लूँ। इनके बाद इनसे पूछताछ करूँगा। खेल लगभग ख़त्म हो चुका था। ध्रुव लगभग जीत चुका था,
लेकिन तभी सिर के पीछे से एक कायरतापूर्ण बाण हुआ और ध्रुव का मस्तिष्क दूसरी बार अंधेरे में डूबता चला गया। जिंगालू ये सब देख रहा था। तो मेरा शक सही निकला, हमारे दल का कोई यति इन प्राणियों से मिला हुआ है, वरना यह कभी नहीं हो सकता कि ये प्राणी हमारी नाक के नीचे रहे और हमको पता न चले। लेकिन अब ये ध्रुव को कहाँ ले? वाह, चट्टान का एक हिस्सा दरवाजे की तरह खुला है, यानी ये चट्टान इसके छुपने का गुप्त स्थान है इनके। मैं अभी इन सबको नहीं, इस वक्त मैं ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, मुझे मदद जुटानी होगी। लेकिन कैसे? अगर पिताजी के पास जाऊं तो फिर वे कह देंगे इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, बाद में वे गद्दारियती को चाहे मृत्युदंड दे दें। लेकिन तब तक ध्रुव का क्या होगा? अचानक जिंगालू की आंखें चमक उठी। हाँ, एक जगह से मदद मिल सकती है। उधर ध्रुव को जब होश आया, हा, जाग गए बच्चे, हमारे सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। तुम तो हिंदुस्तानी बोल रहे हो? कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारे जीवन दाता हैं लड़के, तुम अब तक हमारी कृपा से ही जीवित हो। यह तो वक्त ही बताएगा कौन किसी कृपा पर जिंदा है। लेकिन तुम हो कहाँ के? तुम जैसे प्राणी को तो मैंने पृथ्वी पर कभी नहीं देखे। हाँ, सुनो इसकी बात, यह तो हम लोगों को अभी से दूसरी दुनिया में पहुंचा दे रहा है। मेरे ख्याल से इसको असलियत बताने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूर, लेकिन यह बताने से पहले इस खतरनाक लड़के को पिंजरे से बंद कर दिया जाए। एक बटन दबा और ध्रुव के चारों तरफ की रोशनी की छड़ें आ गई। तो बच्चे, मरने से पहले अपनी मौत को अच्छी तरह देख लो। तुम कमीनों, हमारे देश को तबाह करने की तुम्हारी नापाक कोशिशें कभी पूरी नहीं होंगी नादान लड़के। इस वक्त तुम उसी चट्टान के अंदर हो जिसके नीचे से उबलता हुआ पानी आ रहा है। ये चट्टान वास्तव में एटॉमिक जनरेटर की बिल्डिंग है और इस वक्त तुम्हारे आसपास वही एटॉमिक जनरेटर है। जहाँ तक हमारा जनरेटर चालू रहेगा तब तक ये प्रचंड ऊष्मा के जरिए बर्फ़ को पिघलाकर तुम्हारे देश को डुबोते रहेंगे। हम तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह तहस नहस कर देंगे कि तुम्हारा देश बिना किसी प्रतिरोध के हमारा गुलाम बन जाएगा। और ये सूट जिनको पहनकर हम तुमको दूसरे ग्रह के प्राणी लगते हैं, वास्तव में एंटी रेडिएशन सूट है। हमारी पिस्तौलें भी अणु शक्ति से चलती हैं, समझ गया। लेकिन इस स्थान पर इतना बड़ा एटॉमिक स्टेशन बनाना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। इसमें ज़रूर किसी ने तुम्हारी मदद की है। कौन है वह? तुम ठीक समझे, अपने पीछे मुड़कर खुद ही देख लो। यतिराज तुम? हाँ बेटे, मैं तुम्हें मुझको देखकर झटका तो जरूर लगा होगा, लेकिन मेरे सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। झटका लगा तो, लेकिन हल्का सा। तुम्हारे मुंह से ट्रांसमीटर शब्द सुनकर ही मुझे शक हुआ। यह शब्द ऋषि मुनि नहीं सिखाते। तुम जैसे गद्दारों के कारण ही हमारा देश सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा है। तुम अपने देश को बेच दिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पहली बात तो यह है कि हम भारत की सीमा में रहते जरूर हैं, लेकिन इस देश के नागरिक नहीं हैं, इसलिए मैं गद्दार नहीं हूँ। इधर कुछ सालों से हिमालय पर मनुष्यों का आवागमन बढ़ गया है। हम यतियों को छिपे रहना असंभव हो गया। यह पक्का हो गया कि आने वाले सालों में कोई ना कोई हमें अवश्य ढूंढ निकालेगा। इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि खुद ही यतियों को लेकर किसी देश की शरण में चला जाऊँ। और इस क्षेत्र के देशों ने मुझसे ज़्यादा ताकतवर लगा, मैं उसी देश की शरण में चला गया। ताकतवर की शरण में जाने से ज़्यादा अच्छा दयावान की शरण में जाना होता है यतिराज। अगर तुम भारत को अपना दोस्त समझते तो तुमको एक एक यति की खातिर हमारे 100 जवान हंसते हंसते कुर्बान हो जाते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम किसी को यह नहीं बता पाओगे कि तुमने क्या देखा। एक मिनट, अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं यतिराज, तो इन्होंने तुम्हारे बेटे जिंगालू पर हमला क्यों किया? हाँ, मैंने भी इनसे पहला यही सवाल किया था। दरअसल मेरे सिवा और कोई यति मेरे इन दोस्तों के बारे में नहीं जानता है। इनके बारे में यतियों को सही वक्त आने पर ही बताऊंगा। जिंगालू को दूर से आते देख इन लोगों ने समझा कि मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ, पर पास आकर इन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया। तब तक जिंगालू उनको देख चुका था और इनके सामने सिर्फ यही एक रास्ता था कि मेरे आने तक जिंगालू को बंदी बना कर रखें, ताकि मैं आकर इनको सारा माजरा समझा सकूं। लेकिन जिंगालू सारा माजरा समझने के लिए खुद ही आ गया था। मुसीबत में दोस्ती काम आता है भरिंगा। इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा किसी और भरोसा नहीं कर सकता। फिक्र मत करो दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अंदर हंसुक देखो, एक और यति, यह तो जिंगालू है। लगता है इसको कुछ शक हो गया है। इस बार इसको जाने देना खतरे से खाली नहीं है। तुम जाकर चुपचाप इसका पीछा करो, देखें कि यह क्या चाहता है। ज़रूरत पड़ने पर अणु पिस्तौल का प्रयोग करना है, पर मैं तो अकेला हूँ। अगर दो लोग साथ गए तो यतिराज को शक हो सकता है। लेकिन बाहर जाने की जरूरत है, वीडियो स्क्रीन पे सबको दिख तो रहा है। लेकिन बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है गधे, जल्दी हमारे कैमरे लेंस से ढक जाएंगे, फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तू ज़्यादा डरपोक या तुझे लात मार कर भेजूँ? हमारी चाल कामयाब हो रही है भरिंगा। चट्टान का दरवाज़ा खुल रहा है, अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। कहाँ गया वह जिंगालू का, मेरा मतलब यतिराज का बच्चा है? लेकिन वह तो चट्टान से दूर जा रहा है। लेकिन इस चट्टान पर चढ़कर देखूँ तो दूर दिखाई पड़ेगा। हक ने एक पैर चट्टान पर रखा, तभी एक चट्टान उखड़ गई। साथ ही साथ एक पत्थर जैसा हाथ प्राणी के शरीर से टकराया। बेहोश होने से पहले हंस सुख चीख भी नहीं पाया। शाबाश भरिंगा, लेकिन जिंगालू जरा आकर देखो, यह कौन है? यह तो अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया।
तुम जाकर यतियों को यहाँ बुला कर लाओ, तब तक मैं इन दुष्टों से निपटता हूँ। और चट्टान के अंदर हमने तुमको अब तक इसलिए ज़िंदा रखा है ताकि तुम अपने आँखों से अपने प्यारे देश की तबाही देख सको। कल सुबह तक हमारी फ़ौजें यहाँ तक पहुँच जाएंगी और फिर तुम हमसे दया की भीख मांगोगे। कल सुबह भारतीय फ़ौजें यहाँ पर कल शाम से पहले नहीं पहुँच सकती, यानी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र युद्ध क्षेत्र पर इन परिंदों का अधिकार हो जाएगा। तुमने हमारी योजना देखी है तिराश, अब तुमको हमारे दोस्त बनने का इनाम मिलेगा। हम तुमको एक दूसरी दुनिया में पहुँचा देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी गद्दार दूसरी दुनिया में पहुँच जाएं। जिंगालू बेटे तुम, अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ तिराज। अपने देश को बेचने वाला दलाल मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। तुमने यतियों से हमारे हर कदम पर झूठ बोला। तुमने कहा कुछ लोग यतियों पर जासूसी कर रहे हैं, इसी धोखे पर मैंने ध्रुव पर हमला किया। तुमने यतियों को झूठा दर दिखाकर शाम के बाद निकलने को मना कर दिया ताकि तुम बेखटके अपने नए दोस्तों से मिल सको। मैंने जो कुछ किया वह सब यतियों की भलाई के लिए किया है, और मुझे ये सब करने से रोकने वाला मौत की घाट उतार दिया जाएगा। तो तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ यतिराज। जिंगालू यतिराज की तरफ लपका। मार मानो दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। धम। गुस्से से पागल दोनों बाप बेटे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। हाय। यतिराज का युद्ध अनुभव जिंगालू से नहीं था, जिंगालू से कहीं ज़्यादा था धाड़। लेकिन जवाब जिंगालू के शरीर में ताकत यतिराज से अधिक थी। कंट्रोल पैनल टूट गया और ध्रुव को बंदी बना गई। रोशनी की सलाखें भी गायब हो गईं और इस वक्त किसी भी समय किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। ये दोनों बंदर तो पूरा एटॉमिक स्टेशन तोड़कर हमारी सारी मेहनत बर्फ़ में मिला देंगे। इनको ख़त्म करके स्टेशन को बचाया जा सकता है, तो सोच कर रहे हो भून डालो इन सालों को, लेकिन उससे पहले कि उनकी गोलियां घातक टिकर पर दब पाती। धड़ाक। तुम लोग तो यतिराज को सचमुच ही दूसरी दुनिया में पहुंचा रहे थे। क्या तुम्हारी सरकार अपने दोस्तों को इनाम में सिर्फ मौत ही देती है? जो मन में आए बको, सुबह होने वाली है। अब हमारी फौजें यहाँ से कुछ दूर होंगी। उनके आते ही तभी एक जोरदार धमाके से बाकी सारी आवाज़ें दबा दी। धड़ाधड़। ओह, जनरेटर चालू हो गया है और कंट्रोल पैनल टूट चुका है, यानी अब जनरेटर को बंद नहीं कर सकते। और जनरेटर की पूरी शक्ति से बर्फ़ को दोबारा पिघलाना शुरू कर दिया। उबलते पानी की प्रचंड धारा बहने के लिए शर्र, और पानी का रास्ता रोकने वाली भारी पत्थर भी धारा के सामने टिक नहीं सका। जनरेटर की गति नियंत्रण से बाहर होकर जोर पकड़ रही थी। तेज गति के कारण स्पार्किंग शुरू हो गई। भागो, जनरेटर फटने वाला है। पलक झपकते ही सभी बाहर निकल आए। भागो ध्रुव, तुम रुक क्यों गए? भाग कर कहाँ जाएंगे? इस एटॉमिक स्टेशन से धमाके से कई किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाएगा। हम कुछ ही मिनटों में इतनी दूर नहीं भाग सकते। अब तो मरना ही है, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ध्रुव। मैं तुम्हारा और तुम्हारे देश का दुश्मन बन गया था, लेकिन अगर तुमने अपनी जान की बाजी न लगाई होती तो हम दोनों अब तक धरती पर ना होते। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटे। कोई बुजुर्ग मुझसे माफ़ी मांगे तो मुझे इसमें शर्म की बात है, पर आपको ऐसा करने से आपको शांति मिलेगी तो फिर मैं से आपको अपना दोस्त कहता हूँ। धन्यवाद बेटे, अब मुझे मौत का कोई डर नहीं। मौत से तो मैं भी कभी नहीं डरा। अब इस धमाके से जो बर्फ़ पिघलेगी, ये पानी पूरे उत्तरी क्षेत्र में विनाश की लहर। अचानक ध्रुव की आंखें तेज चमक उठी और पानी की चमक देख जिंगालू, जल्दी बताओ, तुमने इतने तेज बहते पानी में तैर सकते हो? मेरे पिता को ने अपनी भूल मान ली है। इस वक्त अगर तुम कहो तो मैं इस नदी का रुख भी मोड़ सकता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, वक्त बहुत कम है। तिराज, आप मेरा हाथ पकड़िए और जिंगालो तुम मेरा दूसरा हाथ पकड़ो। हम 2 किलोमीटर 2 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 3 आकृतियाँ तेजी से बहते हुए पानी की तरफ गिरीं और फिर पलक झपकती तीनों नज़रों से गुम हो गए। दूसरी तरफ दुश्मन सेना अपने मुकाम पर पहुंच चुकी थी। कामरेड, ये दोनों हमारी तरफ भागते हुए क्यों आ रहे हैं और ये चिल्ला क्या रहे हैं? भागो, जनरेटर फटने वाला है, भागो। उन शब्द ने दुश्मन सेना पर जादू से असर किया। भयभीत सैनिकों के कदम भागने के लिए उठे। भागो भागो, लेकिन पाप का घड़ा पड़ चुका था। पल भर में हिमालय की छाती पर लाशें लाशें बिछ गईं। काम, और इस धमाके की गवाह सिर्फ 6 आंखें थीं। बुराई का अंत सिर्फ विनाशी होता है। अगर मैं बुराई का साथ देना जारी रखता तो मेरा भी यही हाल होता। जानते हो ध्रुव, पहले हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब से मानवों की संगत में आए हैं तब से हम मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका। दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई। लेकिन अब तो दुनिया के सामने आ गए हैं। अब ना जाने हमारा क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं होगा यतिराज। आपके बारे में जानने वाले सभी व्यक्ति मारे जा चुके हैं, सिवाय मेरे। दुश्मन देश के गिने चुने व्यक्ति आपके विषय में जानते होंगे। उनसे बचने के लिए मेरा सुझाव है कि आप अपना रहने का स्थान बदल दें।
अब बाकी रहा मैं, तो यह मेरा वादा है कि मैं किसी को भी आप लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा। आप लोग जैसे वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। धन्यवाद ध्रुव, तुमको जब भी हमारी ज़रूरत हो हिमालय पर कहीं से भी हम बुला लेना। हम कहीं भी हों तुम्हारी आवाज़ हम ज़रूर सुन लेंगे। ध्रुव अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा दूर जाती आकृतियों को देखता रहा। और फिर बाद में, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया ध्रुव, एक ही झटके में दुश्मन के होश ठिकाने लगा दिए। AK वर्मा, मुख्य कमांडर। लेकिन सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तो काम तुमने अकेले कैसे किया। तुम स्टेशन तबाह करने के बाद उफंदी नदी में कूद कर जिंदा कैसे बच निकले। कोई आदमी पहाड़ी नदी में कूद कर जिंदा नहीं बच सकता। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई राम बनकर दुष्टों के विनाश के लिए निकलता है तो उसकी मदद के लिए कहीं ना कहीं से हनुमान आ ही जाते हैं। समाप्त। तो दोस्तों, इस शानदार बर्फ़ की चिता कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब इसके बाद हम बर्फ़ की चिता का कॉमिक्स का ही पढ़ेंगे, क्या हो अगर भाग डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 2 जिंगालू। डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ भाग 2 सनसनीखेज कॉमिक विशेषांक, जिसमें हम देखेंगे श्रीमंत और सहमंत के साथ डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ भाग 2 का पार्ट। इसमें क्या होगा, क्या हो अगर में क्या होगा ध्रुव तो बचाने गया था बर्फ़ में। उसने जो है दुश्मन देशों के सैनिकों को तो हटा दिया और जिंगालू चला गया। लेकिन इस क्या हो वर्जन में क्या है ये हमें पता लगेगा इस भाग में। तो मिलते हैं फिर डेज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव भाग 2 जिंगालू में। बर्फ़ की चिता कॉमिक समाप्त होती है।